Hello, my dear students. You're welcome to chemistry session and you're also welcome to our YouTube channel. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने आपके लिए आपके इस प्यारे से चैनल पर एक बैच स्टार्ट किया है जिसका नाम है आरंभ। और उसी बैच के अंदर बेटा हम पढ़ रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और इससे पहले बेटा हमने फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 का पहला यूनिट कंप्लीट कर लिया है बच्चों, दैट इज अ सॉलिड स्टेट। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 और यू कैन से चैप्टर नंबर 2, दैट इज अ बच्चों सॉल्यूशन बेटा। तो सॉल्यूशन इज द सेकंड यूनिट और यू कैन से सेकंड चैप्टर ऑफ द क्लास 12 ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री। तो बेटा आज ये चैप्टर हमारा है, इस चैप्टर का आज लेक्चर नंबर 1 है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राम गौड़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़े ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, कॉपी पेन लेके बैठे रहना और शुरू से लास्ट तक बेटा इस लेक्चर को बड़े ध्यान से समझना। आपको बहुत कुछ इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं डिफरेंट टाइप के एग्जाम में, चाहे आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन हो या किसी भी टाइप का कोई कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, आप सब लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला बेटा। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। हम बात करें सॉल्यूशंस क्या है बेटा। कहीं ना कहीं जाके सॉल्यूशन का बेटा हमने छोटी क्लास में हमने पढ़े, 9th-10th में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे हम एडवांस पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम क्या क्या पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास है। तो उसको अगर हम डिवाइड करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स इन डिफरेंट यूनिट्स। हम बात करेंगे कंसंट्रेशन क्या होता है ना, इन डिफरेंट टर्म्स हम बात करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी क्लास 11th में भी थोड़ा पढ़ा है, अगर आपको याद हो बेटा, ठीक है ना। मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, है ना, नॉर्मलिटी तो हमें अब क्लास 12th में हमने पढ़ेंगे यहाँ पे। तो ये सब क्या है, डिफरेंट टर्म में है। क्या किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को, है ना, निकालने के डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं, डिफरेंट टाइप के यूनिट्स हैं बेटा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे बेटा, कंसंट्रेशन टर्म्स के बाद, है ना, जब कंसंट्रेशन टर्म्स को सीखेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्युबिलिटी। क्या पढ़ेंगे? सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी के अंदर बेटा हम पढ़ेंगे किस किस के बारे में बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी की हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बेसिकली एंड गैस इन लिक्विड, जिसको हम डिटेल से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी बेटा। और इसके अंदर फिर हम एक लॉ पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं हेनरीज लॉ। क्या बोलते हैं? हेनरीज लॉ। ये पार्ट हम इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे वेपर प्रेशर। क्या पढ़ेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जनरली यहाँ पे लिक्विड की बात करेंगे, सॉलिड लिक्विड की बात करेंगे, ठीक है ना, वेपर प्रेशर। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इसी के पार्ट बनेगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिएगा क्या क्या पढ़ेंगे, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए इसका बेसिक कहीं ना कहीं छोटी क्लास में भी पढ़े हैं कि आइडियल सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ एंड नॉन आइडियल्स आर दोज विच डू नॉट राउल्स लॉ, बट यहाँ पे हम उसका एडवांस पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे, दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों इस पार्ट से पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से, चाहे आपके बोर्ड का हो या किसी भी टाइप का कोई कंपटीशन एग्जाम हो, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। तो हम बड़े डिटेल से पढ़ेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, किस पे डिपेंड्स करती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं बेसिकली। तो हम डिटेल से पढ़ेंगे कि देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उन सबको 1 by 1 डिटेल से पढ़ेंगे, उसका न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे अच्छे से। और उसके लास्ट में बच्चों हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक आता है वांट ऑफ फैक्टर। क्या आता है बच्चों? वांट ऑफ फैक्टर। तो ये हमारे पास मेजर पार्ट है। एक ब्रॉडली मैंने इसको डिवाइड किया बेटा, डिवाइड पाकि इतने पार्ट्स हम उसको चैप्टर में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों बच्चों। तो आप इसको बड़े ध्यान से देखते रहिए और लास्ट तक समझते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 by 1। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा फर्स्ट पार्ट, दैट इज द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ द सॉल्यूशन इन डिफरेंट यूनिट्स। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली। यहाँ पे हमने कहा ना बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे, तो बेस बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा ध्यान से, हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन क्या है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखो सिंपली समझेंगे इसको, दोनों तरह से समझेंगे, एक बेसिक लैंग्वेज में भी, एक कॉमन लैंग्वेज में भी, और साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करेंगे यहाँ पे कि बेसिकली टेक्निकल डेफिनेशन क्या है और एक कॉमन चीज क्या है सॉल्यूशन। हम सभी जानते हैं बेसिकली सॉल्यूशन का बेटा जो बेसिक डेफिनेशन होता है, तो सॉल्यूशन इज द बेसिकली
अगर हम कॉमन डेफिनेशन की बात करें कि हमारी डेली लाइफ की हम बात करें, हमारी लाइफ में बेटा सॉल्यूशन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर हम अपनी बॉडी की खुद की बात करें, हमारी बॉडी के अंदर मैक्सिमम प्रोसेस है ना सॉल्यूशन के फॉर्म में होते हैं, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के फॉर्म में हमारी बॉडी में बहुत प्रोसेस कंप्लीट होते हैं बच्चों, ठीक है। हमारा ब्लड भी अपने आप में क्या है, एक तरह का है ना, वो मिक्सचर है, डिफरेंट टाइप, वो सॉल्यूशन का एक तरह का टाइप है ना। तो इस तरह से हमारी बॉडी में बहुत सारे जो प्रोसेस कंप्लीट होते हैं वो भी कहीं ना कहीं सॉल्यूशन के फॉर्म में ही होते हैं। तो देखिए बच्चों, तो एक कॉमन बात का दूसरा हम लोग शुगर सॉल्यूशन की बात करते हैं, या लो हम लोग जैसे गर्मियों में होता है ना, कई बार वो बनाते हैं, लस्सियाँ बना देते हैं, है ना, चीनी डाली आपने, उसमें नींबू डाला, ये सब मिक्स करके हम पी लेते हैं उसको, है ना। तो ये सब क्या है, इस सॉल्यूशन के फॉर्म है। हम चाय बनाते हैं, ये भी क्या है, एक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। मिल्क इन वाटर भी क्या है, सॉल्यूशन। अल्कोहल इन वाटर भी क्या है, ये सब सॉल्यूशन है, राइट। लेकिन मिक्सचर और सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या समझना, इसका मतलब है ना कि मिक्सचर हो गया देखो सॉल्यूशन और मिक्सचर दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, इसको समझना पड़ेगा ध्यान से। तो साइंटिफिकली हम देखें कि दोनों में डिफरेंस क्या। अगर बेसिकली आपसे बोलूं कि मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर इज ऑल्सो टू एंड मोर देन टू कंपोनेंट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द मिक्सचर, एंड सिमिलरली टू और मोर देन टू कंपोनेंट कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द सॉल्यूशन। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सुनना बड़े ध्यान से, बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट रहता है, कंफ्यूजन, वो सोचते हैं कि सॉल्यूशन भी वही है, मिक्सचर भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ही मिक्सचर है, बट ऐसा नहीं है। साइंटिफिकली समझेंगे थोड़ा दोनों में डिफरेंस है बच्चों। अब क्या डिफरेंस है समझिएगा बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, देखो ध्यान से देखना। हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन क्या बेटा, तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन इज ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, होमोजीनियस मिक्सचर। इट मीन्स सॉल्यूशन क्या है, एक मिक्सचर है, बट कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस बेटा। क्लियर, समझने की कोशिश करना। जैसे हम कह सकते हैं ना कि यू कैन से दैट ऑल सॉल्यूशंस आर द क्या टाइप ऑफ मिक्सचर, बट ऑल मिक्सचर नॉट अ सॉल्यूशन। जैसे हम कहते हैं ना, ऑल ओर्स आर द मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, इट मीन्स ओनली द सेलेक्टेड, ओनली सम सेलेक्टेड मिनरल्स आर ओर बेटा। तो ऐसे यहां पे भी रिलेट करेंगे, ठीक है ना, कि ऑल सॉल्यूशंस आर द मिक्सचर बट ऑल मिक्सचर नॉट अ सॉल्यूशन। व्हाई, समझ गया, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है बेटा, होमोजीनियस, बिकॉज हमने छोटी क्लास से पढ़ के आया है, हम सभी अच्छे से जानते हैं बेटा कि मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स। एक मिक्सचर होता है होमोजीनियस, अब आपको सबको याद आ रहा होगा बेटा, एंड द सेकंड टाइप ऑफ मिक्सचर इज द हेट्रोजीनियस। इट्स अ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा। तो यू कैन से सॉल्यूशन जो मिक्सचर का पार्ट है कौन सा वाला है, होमोजीनियस। You can say that the solution is the homogeneous mixture। अब मैं कंप्लीट डेफिनेशन बोल रहा हूं, मेरे साथ साथ नोट भी करिए और समझते भी रहिए। तो क्या डिफरेंस बनेगी बेटा कि सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट, टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। इट्स अ प्रॉपर डेफिनेशन और यू कैन से साइंटिफिक डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन हो गया बेटा कि सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। बट इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम बेटा टू कंपोनेंट के बारे में ही बात करेंगे, जिसको यहाँ पे बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मीन्स बेटा एनी टू कंपोनेंट। अब वो कंपोनेंट दोनों बेटा सॉलिड सॉलिड भी हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड भी हो सकते हैं, लिक्विड लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड गैस भी हो सकते हैं। मैं बात करूंगा कि ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन हाउ मेनी टाइप्स। क्लियर है ना। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर के अंदर हमारा जो सिलेबस है बेटा उसके अंदर हम केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सॉल्यूशन केवल बाइनरी हो सकते हैं, है ना, टर्सरी भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन हमारे सिलेबस की अगर हम बात करें, चाहे आपके ये बोर्ड का सिलेबस हो, चाहे कंपटीशन का सिलेबस हो बेटा, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हम यहाँ पर डिटेल जो स्टडी करेंगे वो करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये मीनिंग समझ में आएगा कि सॉल्यूशन का डेफिनेशन एक्चुअली क्या है, साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है, टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, और एक सिंपल लैंग्वेज अपने घरेलू भाषा में क्या कह सकते हैं। अब उसको मैं तो एग्जांपल दे, सपोज बेटा आपने एक गिलास लिया, इस गिलास में पानी भरा आपने, क्लियर, इसमें आपने वाटर फिल किया और इस वाटर के अंदर आपने जो है ना क्या डाल दिया, सपोज आपने डाला इसके अंदर ग्लूकोज, क्या डाल दिया, ग्लूकोज डाला आपने, या और यू कैन से आपने शुगर डाल दिया, और यू कैन से आपने सॉल्ट डाल दिया, व्हाटएवर कुछ भी आपने इसके अंदर डाला, मिक्स किया कुछ क्वांटिटी। तो मिक्स करने वाला आप देखोगे क्या कि जब कंसंट्रेशन है जो भी आपने इसके अंदर डाला, इनको सबको हम बोलते हैं सॉल्यूट। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से बेटा, है ना। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए कि इसमें से कुछ भी आपने पानी के अंदर डाला बेटा, तो पानी में डिजोल्व किया आपने, डिजोल्व होने के बाद आप देखेंगे कि उस शुगर की या ग्लूकोज की या सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है ना, वो ऑल ओवर सॉल्यूशन आपको सेम मिलेगी। मतलब इस कोने की बात करो, आप यहाँ की बात करो, बॉटम की बात करो, मिडिल की बात करो, कहीं भी आप देखेंगे तो आपको हर जगह सेम कंसंट्रेशन मिलेगी, यूनिफॉर्मिटी मिलेगी बेटा। उसी को बोलते हैं होमोजीनियस, यूनिफॉर्मिटी, एक जैसा कंसंट्रेशन,
है ना। सपोज अगर इतने पार्ट की हम बात करें तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे किसके, सॉल्यूट के, उतने ही बेटा यहाँ पे भी मिलेंगे, उतने भी यहाँ पे मिलेंगे, उतने ही यहाँ पे मिलेंगे। इट मीन्स इसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर। और सिंपली देखने की बात करें, अगर फिजिकली बात करें, होमोजीनियस का मतलब जो दिखने में एक ही लगे आपको। देखो आपने अगर पानी लिया, उसमें चीनी डाला, ग्लूकोज डाला, नमक डाला, आपने देखो 4 कंपोनेंट ले लिए। एक पहला फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, वाटर है, सेकंड कंपोनेंट क्या, ग्लूकोज है, थर्ड कंपोनेंट क्या बेटा, सॉल्ट है, और फोर्थ कंपोनेंट मान लो सपोज हमने शुगर ले लिया या ग्लूकोज ले लिया। सबको मिक्स कर दिया, लेकिन मिक्स करने के बाद आपको खाली केवल वाटर ही दिखेगा, एक सिंगल फेस आपको विजिबल होगा। तो इट मीन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द होमोजीनियस, क्योंकि यूनिफॉर्मिलिटी आ गई बेटा। इट्स क्लियर। तो मैंने आपको दोनों टर्म्स में समझा दिया कि देखने में भी और कंसंट्रेशन की टर्म्स में आप देखेंगे तो क्या है, आपको यूनिफॉर्मिलिटी मिलेगी। दैट इज मीनिंग ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर बेटा। अब बात करते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जो मदर कंपोनेंट डाल रहे हैं उसके अंदर। तो मैंने कहा बेसिकली इस चैप्टर के अंदर बेटा, इस यूनिट के अंदर बेसिकली हम केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में कंप्लीट और डिटेल स्टडी करेंगे। क्लियर बेटा। देखना ध्यान से। इट मीन्स क्या होता है बेटा कि जो सॉल्यूशन है वो किससे मिलकर बनता है, हमेशा ध्यान से सुनना। देखो बेटा, तो यहाँ पे जो हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं उनको साइंटिफिकली क्या क्या वर्ड यूज किए जाते हैं, सॉल्यूट प्लस solvent to form solution, to form solution. This is very basic thing. कई बार क्वेश्चन एग्जाम में कोई आपसे वाइवा में पूछ लेगा, वैसे इंटरव्यू में पूछ लेता है, कई एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, तो आपको पता नहीं कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है। तो इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा आपको समझने के। एक तो हम सिंपली कह सकते हैं बेटा कि सॉल्यूट आर द सब्सटेंसेस विच आर डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। समझना ध्यान से, क्या बोला है, सॉल्यूट आर द सब्सटेंसेस विच आर डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंसेस इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड। ये तो डेफिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझाया बेटा, लेकिन इससे बेस्ट तरीका देखना जिसमें कभी आपको मिस्टेक नहीं होगा। क्योंकि कि मान लो आपको किसी ने कोई सॉल्यूशन दे दिया ना, और आपसे पूछा जाए कि बताइए इस सॉल्यूशन के अंदर कौन सा पार्ट सॉल्यूट है, कौन सा पार्ट सॉल्वेंट है, तो आपको इससे कंफ्यूजन हो सकता है डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपको एक बेसिक ट्रिक बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ जिसमें आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, मिस्टेक नहीं होगा, ये आइडेंटिफाई करने में कि उस सॉल्यूशन के अंदर बेटा क्या सॉल्यूट है और कौन सा वाला पार्ट सॉल्वेंट है। क्लियर। मैंने कहा ना मैं बाइनरी की बात कर रहे हैं, देयर इज 2 कंपोनेंट ना, एक कंपोनेंट क्या है सॉल्यूट है, दूसरा कंपोनेंट क्या है सॉल्वेंट है, दोनों से मिलकर जो बना उसी को हम सॉल्यूशन बोल रहे हैं बेटा। इट्स अ क्लियर ऑल ऑफ यू। चलिए देखो जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो क्या है उसको समझना बेटा। सॉल्यूट ऑलवेज, देखो एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, ऑलवेज, ध्यान देना। साइंस में 2-3 जो वर्ड बड़े बड़े काम के हैं, ऑलवेज, समटाइम, जनरली, इफ, इन चीजों पे ध्यान रखना है। ऑलवेज जो सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट ऑलवेज इन स्मॉल क्वांटिटी, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। इसमें कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जिस चीज़ का भी सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा बनाने के लिए या बना के आपको बोला जाएगा इसमें इस चीज़ का सॉल्यूशन है, बताइए इसमें कौन सा पार्ट सॉल्यूट है, कौन सा पार्ट सॉल्वेंट है बेटा, सॉल्वेंट है। क्लियर। तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो पार्ट उसमें बेटा, जो चीज़ उसमें स्मॉल क्वांटिटी में होगा वो ऑलवेज भी क्या होगा, सॉल्यूट होगा बेटा, और जो पार्ट उसमें क्या होगा, इन लार्ज क्वांटिटी होगा, क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी होगा, लार्ज क्वांटिटी वाला ऑलवेज भी सॉल्वेंट एंड टू फॉर्म द सॉल्यूशन। आई होप बेटा आज आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द एक्चुअली मीनिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड हाउ टू फॉर्म द सॉल्यूशन। इट्स अ क्लियर बेटा। कमेंट करके जरूर बताना यस सर मजा आया, समझ में आया, आया नहीं आया तो वो भी जरूर लिखना। ठीक है, कमेंट का वेट करूंगा आपका। ठीक है बच्चों, जरूर कमेंट जरूर करिए बच्चों। चलिए देखना प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। देखो एंजॉय के साथ पढ़िए, मस्ती के साथ पढ़िए। देखो एजुकेशन जो पढ़ाई होती है ना बेटा, वो हमेशा तभी होता है अगर आप दिल से पढ़ रहे हैं, मन से पढ़ रहे हैं, एंजॉय के साथ पढ़े, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ा, तो सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे ना तो बोर्ड का एग्जाम हो या किसी भी टाइप का कोई पेपर हो, आपका इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। जितना आप चाहते हो उतने मार्क्स आ जाएंगे, ये गारंटेड है। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट से, मजे के साथ, एंजॉय से, दिल और मन दिमाग से अगर आप पढ़ाई करते हो तो बल्ले बल्ले है फिर तो। ठीक है ना, तो एंजॉय करिए मेरे साथ, मजा आएगा। देखना बहुत सारी चीज़ आपको बिल्कुल ऐसे ऐसे खेलते खेलते हम लोग सीख जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें बड़े काम की होती हैं, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे कई बार कंफ्यूज क्रिएट करते हैं, हमें हिल जाते हैं फंडामेंटल हमारा। चलिए, तो हमने कहा हम बेसिक से एडवांस की तरफ बात करें, तो इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेकर चल रहा हूँ। क्लियर। तो ये तो बेटा बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ, तो आई होप ये क्लियर, आपको इसको नोट कर लिए, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। हम आगे एडवांस की बात करते हैं। ये तो मैंने आपको सॉल्यूशन का मीनिंग बताया बेटा, राइट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की कि कितने टाइप के पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिएगा ध्यान से,
हम बात करें सॉल्यूशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है ना बेटा। चलिए देखिए ना, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये मैं आपकी जो है ना बेसिक भूमिका बना रहा हूँ अभी। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की हम बात करें बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, मतलब फिजिकल स्टेट, अभी जो मैंने आपको बताया सॉलिड और सॉल्वेंट का, अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, यू नो दैट वेरी वेल, ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट बेटा कोई भी सब्सटेंसेस है 3 कैटेगरी में जनरली हम डिवाइड करते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखना ध्यान से बेटा, तो अगर मैं बात करूं तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन कैन बी फर्दर क्लासिफाइड 9 टाइप्स। यस, हाउ मेनी टाइप्स? 9 टाइप्स। कितने कौन कौन से हो सकते हैं? देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बेटा सॉल्यूट की मैं बात करूँ, ध्यान से समझना, और ये हमारा सॉल्वेंट है और इससे मिलकर बन गया क्या? सॉल्यूशन। क्लियर है ना? देखो सिंपली समझना जरा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन बेटा। अगर मैं एक बार सॉल्यूट को बेटा क्या ले रहा हूँ? सॉलिड ले रहा हूँ, और सॉल्वेंट क्या लिया मैंने? लिक्विड लिया बेटा। तो अब देखना यहाँ पे सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो याद रखना, सुनना बड़े ध्यान से, मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा कि किसी भी सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होता है दैट इज ऑलवेज भी डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा? सुनना बड़े ध्यान से, बिकॉज द क्वांटिटी, यू नो वेरी वेल, सॉल्वेंट जिसकी क्वांटिटी लार्ज, भी मैंने आपको समझाया, जो लार्ज क्वांटिटी वाला कंपोनेंट होगा वो सॉल्वेंट है बेटा। तो अंडरस्टूड है, जिसकी क्वांटिटी लार्ज होगी बेटा उसी का ही फिजिकल स्टेट देखने को मिलेगा। तो याद रखना, अगर ये लिक्विड है बेटा तो सॉल्यूशन भी लिक्विड ही बनेगा। नेक्स्ट हमने क्या किया, फिर सॉलिड की जगह क्या यूज कर दिया? लिक्विड, और सॉल्वेंट अभी भी हमने लिक्विड ही रखा है, तो फाइनली सॉल्यूशन भी लिक्विड ही बनेगा। देन हमने क्या? सॉलिड चेंज कर दिया बेटा, हमने गैस ले लिया, फिर से हमारे पास ये सॉल्वेंट लिक्विड ही है, तो नाउ इट इज फॉर्म अगेन लिक्विड सॉल्यूशन। ऐसे देखो 3 टाइप के बनेंगे ना, फर्स्ट, सेकंड बेटा और थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हमने क्या किया? सॉल्वेंट को कॉमन रखा बेटा, हर बार सॉल्यूट चेंज किए, तो हमें इस टाइप से जो है ना 1 2 3 टाइप के सॉल्यूशन मिले। तीनों की तरह लिक्विड है नो डाउट, लेकिन अलग अलग टाइप की हैं बेटा। ऐसे अगली बार हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से लिक्विड का क्या ले लूँ मैं? यहाँ पे अब मैं गैस ले लेता हूँ बेटा। क्या ले लेता हूँ? गैस। 3 टाइप के बन जाएंगे। नेक्स्ट टाइप अगले बार हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन तब सॉल्यूशन भी क्या बनेगा आपको देखो, अगर हम यहाँ पे सॉल्वेंट बेटा गैस यूज कर रहे हैं तो आपका जो सॉल्यूशन है वो भी सब क्या बनेंगे? गैसेस फॉर्म में ही बनेंगे, मतलब उनका जो फिजिकल स्टेट होगा वो गैस स्टेट होगा। क्लियर है बच्चों? समझ आ रहा है सबको? अब बात करते, देखो 3 और 3 बेटा 6 हो गए हैं। फिर से अगली बार हमने क्या किया? सॉल्वेंट की जगह बेटा हमने सॉलिड यूज कर दिया। क्या यूज किया? सॉलिड, 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 ये वाला। तो ये सब सॉल्यूशन भी क्या बनेंगे? फिर अंडरस्टूड है क्या बनेंगे? बोलो, सॉलिड ही बनेंगे ना। तो इस तरह से हमने देखा कि देयर इज 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी पॉसिबल, लेकिन हमें इन सब के बारे में डिटेल से आपको बेसिक नॉलेज के लिए बताया बेटा। हमें तो यहाँ पे केवल जनरली जो डिटेल से पढ़ना है वो लिक्विड लिक्विड और सॉलिड लिक्विड और गैस लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना, मतलब बेसिकली कहीं ना कहीं अगर हम ऑल ओवर की बात करें बेटा तो हमें लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे डिटेल स्टडी करनी है। किसके बारे में करनी है? लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में, जिसके अंदर एक बार सॉल्यूट क्या होगा? सॉलिड होगा, एक बार लिक्विड होगा, एक बार गैस होगा। बस केवल इसको मैं डिटेल से यहाँ पे पढ़ना है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द सॉल्यूशन एंड देयर टाइप्स। अब हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, जो मैंने सबसे पहला टॉपिक आपको समझाया था बेटा। इसको रब करते हैं और आप ध्यान से देखते रहिए यार, मजे के साथ एंजॉय करिए। देखो मजा आने वाला है। अभी तो हम स्टार्ट ही नहीं किए ना, अभी तो हम बेसिक फंडामेंटल चल रहे हैं, राइट। अब देखो पहला पार्ट मैंने आपसे कहा था, पहला पार्ट यहाँ पे सीखेंगे क्या बेटा? कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या सीखेंगे? कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन इन डिफरेंट यूनिट, इन डिफरेंट यूनिट्स। ये हमारा पहला पार्ट है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक टर्म्स आया बेटा, कंसंट्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंसंट्रेशन एंड किस किस टाइप के डिफरेंट यूनिट्स में यहाँ पे देखेंगे उसको बड़े डीप से, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे हालांकि कहीं ना कहीं बेटा इनमें से आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने क्लास 11th में ये पार्ट पढ़ा हुआ है, तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा, याद भी आ रहा होगा। लेकिन जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा या जो भूल गए हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। आपको मैं एक एक चीज बहुत बेसिक से एडवांस की तरफ बताने वाला हूँ, सब कुछ आपका क्लियर होने वाला, बिल्कुल अश्योर दैट। आप इंजॉय करिए बिल्कुल, ठीक है ना। बस बने रहिए, पेशेंस रखिए और समझने की कोशिश करिए बेटा, बहुत मजा आएगा यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो मैंने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंसंट्रेशन हियर बेटा, है ना। तो कंसंट्रेशन का मतलब सिंपली लैंग्वेज में बोले, देखो साइंटिफिकली की बात करेंगे, फिर से एक कॉमन एग्जांपल की भी बात करेंगे। कंसंट्रेशन का मतलब किसी भी सॉल्वेंट के अंदर किसी सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड इट्स द कंसंट्रेशन। इट मीन्स अगर मैं आपसे पूछा, मैं थोड़ी देर पहले क्या बोला था बेटा कि किसी सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है, अब देखो ध्यान देना, फिजिकल स्टेट ऑफ एनी सॉल्यूशन इज डिपेंड्स अपॉन द
किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट पे, कि सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट होगा बेटा वही हमेशा सॉल्यूशन का भी फिजिकल स्टेट होगा। इट्स अ क्लियर। लेकिन मैं दूसरी बात करूं कि जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन बेटा डिपेंड्स ऑन द सॉल्यूट, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करेगा। ये भी दिस इज वेरी बेसिक पॉइंट। किसी भी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करता है हमेशा सॉल्यूट के ऊपर, कि कितना आपने सॉल्यूट लिया है। उसी को बेटा हम यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स में पढ़ने वाले हैं। तो उसके मैं आपको जैसा थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ जो कि आपने प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस उसमें आपने पढ़ा, ईयर्स में पढ़े भी होंगे आप लोगों ने। मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोललिटी, नॉर्मलिटी, ये सब आपने सुने होंगे जो टर्म्स ये है ना। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ppm, पार्ट पर मिलियन, these all are the concentration terms, or you can say these all are the units of the concentration of different solution। क्लियर? इन्हीं को हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं बेटा। क्लियर है ना सबको? कहीं हम देखेंगे सॉलिड जो है ना मोल्स के फॉर्म में आएगा, कभी सॉलिड जो है ग्राम के फॉर्म में, कभी ml के फॉर्म में, कभी इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में, कभी मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन को हम पढ़ने वाले हैं। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कि जो कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। कैसे? मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो समझना। आपने 2 गिलास लिए यहाँ पे, देखो गिलास नंबर फर्स्ट है आपका, गिलास नंबर सेकंड है ना। दोनों मान के इक्वल क्वांटिटी हम इस पर पानी फिल कर रहे हैं बेटा। क्या कर रहे हैं? इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर इसके अंदर हमने फिल किया। दोनों के अंदर इक्वल क्वांटिटी वाटर हमने मेजर करके डाला। 2 बीकर मान के चलो, 2 बीकर आपके पास है। अब क्या किया आपने? इसके अंदर डाला आपने 1 स्पून ऑफ शुगर और इसके अंदर डाला बेटा आपने 2 स्पून ऑफ शुगर। तो अंडरस्टूड है किसका पानी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। सिंपली लैंग्वेज में बोलना चाह रहा हूँ, है ना, किसका पानी थोड़ा गाढ़ा थिक होगा, उसी को हम यहाँ पे साइंटिफिकली कंसंट्रेशन बोल। अंडरस्टूड है? इसका ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि देखो सॉल्वेंट तो दोनों में इक्वल था बेटा। यहाँ पे इसमें सॉलिड आपने ज्यादा डाला है, इसमें कम डाला है। क्योंकि हम बात करें जिसकी क्वांटिटी ज्यादा वो ऑलवेज भी सॉल्वेंट, जिसकी क्वांटिटी कम वो ऑलवेज भी सॉल्यूट। चाय, टी, कप ऑफ टी, यस कप ऑफ टी सर प्लीज, है ना। तो जो चाय पिला उसके अंदर वही तो बेटा, चीनी हम 1 चम्मच डालते हैं लेकिन पानी पूरा गिलास लेते हैं। ये जो हम इसमें टी लीफ डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, वो बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी में डालते हैं एज कम्पेयर टू वाटर। तो दैट इज ऑल्सो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस सॉल्यूशन, राइट। लेकिन वो मिक्सचर फॉर्म में आ गया, राइट। क्या आ गया? मिक्सचर, क्योंकि उसमें बाद में टी लीफ को सेपरेट। लेकिन अगर हम शुगर के रिस्पेक्ट में बोलें तो दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर बेटा? तो देखो क्वांटिटी है तो इससे प्रूफ हो गया, मैंने बोला किसी भी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है बेटा दैट इज डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट। इट्स अ क्लियर? मोर सॉल्यूट मोर कंसंट्रेशन। अब वो जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट है बेटा वो डिफरेंट टर्म्स में हम यूज करते हैं, इन टर्म्स ऑफ द मोल, इन टर्म्स ऑफ द ग्राम, इन टर्म्स ऑफ द ml, इन टर्म्स ऑफ द ppm, इन टर्म्स ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट। उसी के टर्म्स में डिफरेंट टाइप की यूनिट्स हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसके बेस पे बेटा डायरेक्टली जो है ना फॉर्मूला और इसके डेफिनेशन और क्या न्यूमेरिकल्स यहाँ से पूछे जाते हैं हर टाइप के एग्जाम में। तो आज बात करते हैं वो कंसंट्रेशन की कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं, डिफरेंट यूनिट्स हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा बेटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 by 1, मेरे साथ नोट करते रहिए। सबसे पहला टर्म्स है बेटा मास परसेंटेज। कौन सा बोला? मास परसेंटेज। दूसरा टर्म्स है बच्चों वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा टर्म्स है ppm, और ppm का मतलब होता है, मैं लिख रहा हूं पार्ट पर मिलियन। याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म होता है। और उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे मोलैरिटी, है ना बेटा। ऐसी हमारे पास क्या है? मोलैरिटी। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट टर्म है बेटा मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। दूसरा टर्म्स हमारे पास है नॉर्मेलिटी। क्या है? नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट टर्म है बेटा फॉर्मेलिटी। यस, फॉर्मेलिटी भी है यहाँ पे। हमें इसके साथ फॉर्मेलिटी ही करनी है बाद में, क्योंकि वो इतने बड़ा काम का नहीं है, ठीक है। फिर भी सीखेंगे चीज़ों को, ठीक है। एंजॉय के साथ देखिएगा। तो कितनी टर्म हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द यूनिट्स, है ना, जिनकी हेल्प से हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं डिफरेंट फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम 1 by 1 सबको पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास परसेंटेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ppm, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी। यही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है इस हेडिंग का बेटा। क्लियर है ना? तो चलिए फिर देखिएगा, शुरुआत करते हैं 1 by 1।
सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखो कुछ चीज़ इसमें कॉमन है, बहुत बेसिक है बेटा, आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, तो उनके लिए तो आसान होगा, लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या जिन्होंने बहुत पहले पढ़ा भूल गए होंगे तो उनको बहुत मजा आएगा। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं, बस समझना। और जिन लोगों को आता है उनका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा और शायद कुछ ना कुछ, आई होप दैट, आई श्योर दैट, कुछ ना कुछ नया सीखने को भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है बेटा मास परसेंटेज। नाम से ही पता लग रहा है, मास का मतलब जहाँ पे हम सॉल्यूट या सॉल्वेंट को हम जो है ना मास की फॉर्म में ले रहे हैं, ग्राम की फॉर्म में यूज कर रहे हैं बेटा। और यू नो दैट वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब हमेशा क्या होता है बेटा, 100, है ना। पर 100 में हम कोई चीज़ निकालें या पर ml की हम बात, पर लीटर की हम बात कर रहे हैं, राइट बेटा। सिंपल है, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, देखो इसमें डेफिनेशन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। किसी भी सॉल्यूट का कितना मास हमने लिया और ऑल ओवर सॉल्यूशन का कितना मास हो गया इंटू 100। सिंपल फॉर्मूला बनेगा बेटा, किसी भी इस तरह के क्वेश्चन में जो फॉर्मूला बनेगा, तो मास परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट, राइट, इक्वल टू बेटा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास किसमें होगा, इन ग्राम जनरली बेटा, ठीक है ना, इन ग्राम, अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दिस इज वेरी सिंपल। तो बस आप फॉर्मूला नोट कर दीजिए, दिस इज वेरी सफिशिएंट बेटा, क्योंकि सीधा सिंपल क्वेश्चन आपके पास बन सकता है। मैं आपको बाद में क्वेश्चन भी कराऊंगा, इसको जो नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे ना, उसमें मैं इन सब टॉपिक के ऊपर आऊंगा। अभी तो मैं इन टॉपिक को 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इनका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, क्या फॉर्मूले बनते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम यहाँ से इसी पार्ट पे पूरे इन सब पे जो है ना न्यूमेरिकल भी करेंगे, इस पे बेस्ड। क्लियर है ना सबको। चलिए, तो ये आसान है बेटा, पहला वाला पार्ट क्लियर हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है बेटा, ये था पहला पार्ट। दूसरा हमने बोला भी आपको वॉल्यूम पर, सेम थिंग बेटा, वॉल्यूम परसेंटेज अगेन सेम थिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम, बस सिंपल है, अगर हम यहाँ पे किसी चीज को ml के फॉर्म में लिक्विड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो सिंपल हम क्या लिखेंगे ऊपर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम। क्या लिखा बेटा, अपॉन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल वॉल्यूम। समझते रहिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगेन इनटू 100। अब टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखो जैसे हमने टोटल मास की बात करी, सेम वही टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मास क्या होगा बेटा, सिंपल, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, टोटल मास का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया टोटल मास। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आई थिंक ये आपको सबको समझ में आ गया। परसेंटेज की मैंने बात करी, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 से हमने किया बेटा यहाँ पे। इट्स ए क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ देखते रहिए, मजे के साथ एंजॉय करते रहिए, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बस समझने की बात है। एंजॉय करिए, बिल्कुल बिंदास होकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। कमेंट करके जरूर बताइए सर मजा आया नहीं आया, ठीक है ना। चलिए, ये बेटा 2 पार्ट आपको मैंने क्लियर कर दी, इनको नोट कर दो फटाफट। आप नोट कर ली शाबाश, जल्दी से नोट। अगर जिन लोगों ने नोट नहीं किया बेटा नोट कर लो, अभी नोट नहीं कर पा रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आराम से नोट बना लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, आई होप आपने ले लिया होगा, तो इसको मैं रब करता हूँ और रब करने के बाद हम बात करते हैं थर्ड की। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। थर्ड की बात करते हैं पीपीएम। अब देखो पीपीएम को मैं इसी से कंपेयर कराऊंगा बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपीएम, तो थर्ड हमारे पास जो कंसंट्रेशन टर्म है बेटा, दैट इज द पीपीएम। और पीपीएम का मैंने आपसे अभी क्या फुल फॉर्म बताया था, पार्ट पर मिलियन। क्या बोला था बेटा, पार्ट पर मिलियन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि जब बेटा सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो, सॉल्यूट बहुत कम क्वांटिटी, देखो मिलियन बोला ना, पार्ट पर मिलियन, उस केस में अगर हमें उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की हमें कंसंट्रेशन निकालनी है तो उसको पार्ट पर पीपीएम में निकालते हैं। जैसे वाटर में ये देखते हैं ना भाई, कितना पॉल्यूशन जब चेक करते हैं उसका, है ना, वहाँ पे पीपीएम के फॉर्म में चेक करते हैं, बहुत कम क्वांटिटी की हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इट मीन्स लगभग सेम ही रहेगा बेटा। जैसे मान लो सपोज अगर हमें किसी का निकालना है पीपीएम, किसी सॉल्यूशन का हमें पीपीएम निकालना है, तो सिंपल वही होगा, ऊपर सेम वही रहेगा जो मैंने पहले बताया कि मास ऑफ सॉल्यूट उसमें कितना है अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हो गया बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट बेटा। बस यहाँ पे चेंज है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, मास परसेंटेज के केस में इनटू 100 कर रहे थे ना, ये पार्ट तो बेटा सेम है। अब यहाँ पे चेंज क्या आने वाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे होता है 10 टू दी पावर 6, ये आपको सबको पता है। 1 पीपीएम का मतलब होता है बेटा 10 टू दी पावर 6, ठीक है। बस यही चेंज करना है आपने 100 की जगह, तो उससे हमारा जो निकलेगा सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन निकलेगी बेटा वो पीपीएम में कैलकुलेट हो जाती है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हमने 3 टर्म्स की बात करी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड पीपीएम बेटा। तो दीज आर वेरी बेसिक थिंग जो हमने क्लास 11th में ऑलरेडी कई बार पढ़े होते हैं आप लोगों ने, तो वहाँ ये तो आपको आसानी से समझ में आ। इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं बाद में, उसमें फोकस करेंगे, ठीक है। और इन सब की डेफिनेशन के साथ साथ फॉर्मूले
और बाद में फिर हम यूनिट्स की बात करेंगे, राइट। अब बात करते हैं फोर्थ वन की। फोर्थ वन क्या है बेटा हमारे पास, सपोज हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत काम का है, इसको बड़े ध्यान से सब लोग देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे बेटा। मोल फ्रैक्शन को जनरली हम स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, कई जगह इसको 5 उससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, है ना, डिफरेंट सिंबल से, लेकिन आपको उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, बेसिकली देखो नाम से पता लग रहा है बेटा, मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल्स का फ्रैक्शन। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स, हाउ विल वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक बड़ा फेमस हुआ करता है, मोल कॉन्सेप्ट, है ना, आप सबको पता है, याद आ रहा होगा, जो भी रिसेंटली पढ़े उनको तो याद ही होगा, लेकिन जो काफी टाइम पहले पढ़े उनको भी याद आ रहा होगा। मोल कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ऑल टाइप एग्जाम के लिए, आपके एकेडमिक एग्जाम के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए, एज वेल एज कॉम्पिटिशन के लिए बेटा, तो राइट। तो अभी आपको मैं यहाँ से थोड़ा सा याद दिला दूं कि जो वहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल है बेटा हमारे पास, कि किसी भी कंपाउंड का अगर आपको मोल्स निकालने हैं, ठीक है ना, मोल्स ऑफ एनी कंपाउंड, या मैं सिंपली लिख लूँ नंबर ऑफ मोल्स बेटा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपाउंड बेटा, जिस कंपाउंड का भी आपको मोल्स निकालने हैं ना, तो क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है बेटा गिवन मास ऑफ दैट कंपाउंड, है ना, दैट कंपाउंड, या यू कैन से वेट भी बोल सकते हो, गिवन वेट, राइट, अपॉन मोलर मास। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है, हमने बहुत पहले भी पढ़ा था, ठीक है ना, क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा है इसको, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू द बेटा गिवन मास ऑफ दैट कंपोनेंट, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस कंपाउंड की बात कर रहे हैं, या उस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं जिसके आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं बेटा। तो गिवन मास ऑलवेज भी गिवन, और आपको गिवन होगा, कई बार नहीं होगा तो निकाल लेंगे, उस केस में अगर मास गिवन नहीं होगा तो फिर मोलर मास तो हमें पता है, अंडरस्टूड। अगर आपको फॉर्मूला पता लग गया हम किस क्वेश्चन के किस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं बेटा, तो वहां से हम उसका मोलर मास आसानी से निकाल लेंगे। तो गिवन मास अपन मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, क्लियर है बेटा। तो जब यहां से हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे तो उन्हीं नंबर ऑफ मोल्स का हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, बाइनरी कंपोनेंट की, जनरली हम बाइनरी की बात कर रहे हैं बेटा। इसका मतलब हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, एक सॉल्यूट है, दूसरा क्या है, सॉल्वेंट है। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 by 1 दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे बेटा, और बाद में उनका क्या निकालेंगे, फिर रेशियो, मोल फ्रैक्शन। तो क्या डेफिनेशन बनेगी, देखो समझना, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए, मैं डेफिनेशन बोल भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं साथ में, आप भी नोट करिए बेटा। हेडिंग बनाइए मोल फ्रैक्शन, तो लिखिएगा इट इज द रेशियो, क्या है ये, रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल number of moles are present in given solution, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन बेटा। सिंपली कह सकते हैं आप कि फ्रैक्शन निकाल रहे हैं ना, तो जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो जनरली हमारे पास क्या है, बाइनरी कंपोनेंट है, या तो उसमें सॉलिड होगा, एक सॉल्वेंट होगा। तो सिंपली समझना बेटा, तो अभी मैंने क्या बोला कि पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल निकाले भी मैंने आपको बताया, इसको देखो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट फॉर्म में भी निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपाउंड। तो जनरली नंबर ऑफ मोल्स को बेटा हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, से क्लियर, क्या बोला, जनरली किसी भी कंपोनेंट के जब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं बेटा, दैट इज बेसिकली इंडिकेटेड बाय द स्मॉल n, है ना। तो n इक्वल टू होता है बेटा गिवन मास ऑफ दैट कंपोनेंट, सपोज मैं यहाँ पे b लिख रहा हूँ, अपॉन बेटा मोलर मास ऑफ दैट कंपोनेंट। ऐसे दूसरा कंपोनेंट होगा तो यहाँ पे हम बी की बात कर रहे हैं, ऐसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए निकालेंगे तो गिवन वेट ऑफ दैट कंपोनेंट ए अपॉन मोलर मास ऑफ दैट कंपोनेंट ए। तो इस तरह से हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे बेटा, क्लियर है ना। जो भी आपको मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला समझाया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू गिवन वेट और इक्वल से गिवन मास ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन मोलर मास, तो उसी को मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, W से दिखाया आपको क्या, वेट ऑफ, और M से क्या है बेटा, मोलर मास। जब हमें यहाँ से ये कंपोनेंट मिल जाएंगे बेटा, फिर हम इनका मोल फ्रैक्शन ले लेंगे। तो सिंपली ये मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ध्यान देना है। तो मैंने भी बोला आपसे कि हम इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सपोज मुझे x Na का बेटा मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम सिंपल लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल टू, अभी हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं। सपोज मैंने कहा हमें किसका निकाला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ना बेटा। अभी हमने यही तो डेफिनेशन बोली कि इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन
द टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो टोटल नंबर मोल्स किसके हैं? सॉलिड प्लस सॉल्वेंट के हैं। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन ए का निकाल रहे हैं तो ऊपर हम ए के ही नंबर ऑफ मोल्स लेंगे। फिर से सिमिलरली हम क्या करेंगे, फिर अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी चाहिए बेटा, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी। ये हमारे बेटा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया। ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करना। क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले बेटा हमें उन कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसी भी कंपोनेंट निकालने गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट से नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल जाते हैं बेटा। जब नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे हमको, तब जाके हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इसको ध्यान देना, मैं आपको बताने वाला, ये बहुत काम की चीज है। क्या काम की चीज है समझिए, तो फॉर्मूला बन गया बेटा। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा हूँ दूसरे कलर के फॉर्म में। एक इंटरेस्टिंग चीज है बेटा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी इज ऑलवेज बी इक्वल टू 1। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इवन नॉट ओनली Na और Nb, तो मैं सम बाइनरी की बात कर रहा हूं बेटा। अगर टर्सरी कंपाउंड भी है, इसके अंदर 4 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है, 5 कंपोनेंट है, व्हाटएवर, लेकिन मोल फ्रैक्शन ऑलवेज, उनका जो सम है, सम ऑफ दी मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑलवेज बी इक्वल टू 1। इट मींस अगर मैं इसको चाहूं तो इसमें ऐसा भी बोल सकते हैं XA प्लस XB प्लस XC प्लस सो ऑन इज ऑल्सो ऑलवेज बी इक्वल टू 1। दिस पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इट मीन्स दैट कि अगर हम एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे बेटा, तो दूसरे का मैं इस तरह से निकालने की जरूरत नहीं है। जो इसका आंसर आएगा उसको आप 1 से माइनस कर दोगे। इट मीन्स देखो, सपोज हमें XA मिल गया, तो मुझे XB चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, XB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B इक्वल टू 1 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बहुत काम का है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन। क्लियर है बच्चों? बताइए बेटा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए सब प्राप्त, है ना। इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात आएगी इसकी यूनिट क्या होगी, बोलो जरा, आप सोचो बच्चों, यूनिट क्या होगी बेटा इसकी? तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट लेस होता है, ध्यान रखना। क्यों? नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स बेटा और ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट लेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछते एग्जाम में, वो MCQ के फॉर्म में पूछेगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द मोल फ्रैक्शन। इट्स ए क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? मजा आ रहा है सबको? चलिए तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप इसको नोट नहीं किए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, है ना बेटा। चलिए बस समझने में ज़्यादा फोकस करिए फिर, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स की बेटा, दैट इज द मोलरिटी। यस, कौन सा है? मोलरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट। मोलरिटी को बेटा कैपिटल M से जनरली इंडिकेट किया जाता है। किससे इंडिकेट करते हैं? जैसे मोल फ्रैक्शन को X से करते हैं, बट ऐसे ही मोलरिटी को हम कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोलर कंसंट्रेशन। क्या नाम बोलते हैं इसको? और मोलर कंसंट्रेशन। कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, क्योंकि कई बार इस नाम से भी पूछा जाता है कई बार। तो मोलरिटी इंडिकेट बाय द स्मॉल m which is also called molar concentration। वेरी बेसिक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या होता है सुनेगा बड़ा ध्यान से। किसी भी सॉल्यूशन का बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलरिटी का मतलब होता है, बहुत ही सिंपली मैं एक लाइन में बोलना चाहूं, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, किसी भी सॉल्यूट के 1 लीटर में कितने मोल प्रेजेंट है बेटा, दैट इज कॉल्ड इज द मोलरिटी। बड़ा सिंपल है, डेफिनेशन लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं। मोलरिटी क्या है लिखिएगा, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट, या यू कैन से डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या यू कैन से पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वेरी बेसिक डेफिनेशन, आसान है ना। क्या बोला? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स आर प्रेजेंट, और यू कैन से डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। तो सिंपली क्या बोल सकते हैं, मोल पर लीटर। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी सॉल्यूट के कितने मोल है 1 लीटर के अंदर, दिस इज इंपॉर्टेंट, स्पेसिफाई है बेटा। मोल पर लीटर इज कॉल्ड एज अ मोलरिटी। इसकी यूनिट भी क्या बन जाएगी, बड़ी सिंपल है, मोल पर लीटर, बहुत सिंपल है, आप नाम से पता लग रहा है। व्हाट इज द फॉर्मूला, वेरी इंटरेस्टिंग, ये समझना बेटा। तो मैंने कहा मोलरिटी को हम कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं बेटा। तो मोलरिटी इक्वल टू जो डेफिनेशन उसी से फॉर्मूला बनेगा कि क्या लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये इसका बेटा बेसिक डेफिनेशन, मतलब क्या है, इसका फॉर्मूला बन गया है कि मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो यहाँ पे फिर से वही बात आ गई ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन नहीं होंगे जनरली, तो कैसे निकालेंगे फिर से, तो हमें अभी हमने सीखा था बेटा कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो मोल्स ऑफ एनी कंपाउंड इक्वल टू होता है बेटा क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्लियर, इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मोलरिटी मिल जाएगा। अब एग्जाम में देखो ये ध्यान रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है बेटा, तो जनरली क्या करेगा, जब आपको न्यूमेरिकल देगा और न्यूमेरिकल के फॉर्म में आपसे मोलरिटी पूछेगा तो जनरली आपको सॉल्यूशन हमेशा ml में दिया रहेगा, डेकामीटर क्यूब भी दिया रहेगा, है ना, या ml में दिया रहेगा जनरली, डेकामीटर क्यूब का तो मतलब बेटा लीटर ही होता है ना। तो जनरली जब आपको ml में देगा तो उसको पहले आपने लीटर में चेंज करना, ध्यान रखना, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोल रही है, मोल पर लीटर या मोल इन 1 लीटर, ठीक है बेटा। अब देखो इसी को अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो क्या बनेगा, देखो मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स का मतलब गिवन वेट, तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे सपोज, हम जनरली बेटा सॉल्यूट को ना बी कंसिडर करेंगे, सॉल्वेंट को ए, इस बात को ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ, जनरली आप समझना, सॉल्यूट को हम कैपिटल बी से इंडिकेट करेंगे और जनरली सॉल्वेंट को हम करेंगे कैपिटल ए से, राइट। तो देखो मैंने लिखा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट चाहिए हमें, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन मास का मतलब डब्ल्यू बी अपॉन बेटा एम बी अपॉन, क्या बोला इसने, नीचे क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नीचे वॉल्यूम हो जाएगा, देखो वॉल्यूम, अगर ml में रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पे s लिख रहा हूँ इन लीटर समझने के लिए, तो ये डबल डिवाइड ऊपर चला जाएगा बेटा, तो क्या बन जाएगा, देखो सीधा सीधा मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम आपका ml हुआ तो डिवाइड बाय 1000, यहाँ ऊपर हम इंटू 1000 भी लिख सकते हैं, देखो इस तरह का भी फॉर्मूला भी बन सकता है इसका, देखो ध्यान रखना अच्छे से, और डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। अगर बेटा आपके पास वॉल्यूम लीटर में गिवन है तो सिंपल आप यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू को, ठीक है ना, यहाँ पुट कर देंगे, या मैं उसको MA लिख लूँ, चलो देखो ये है MA का मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया बेटा, ठीक है ना, और ऊपर में 1000 का मतलब ml को लीटर में चेंज किया, अगर ऑलरेडी लीटर में गिवन है फिर आप 1000 का यूज़ नहीं करेंगे, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, मोलरिटी का। तो इस पे सीधा बेटा क्या आएंगे, क्वेश्चंस आते करने के लिए। अब बात करते हैं कि भाई इसकी यूनिट क्या बनेगी, तभी मैंने आपको बोला यूनिट क्या बनेगी, सिंपल मोल पर लीटर, तो लिख लो अलग से बेटा कहीं पे, क्या लिखो, यूनिट ऑफ मोलरिटी इक्वल टू होता है बेटा मोल पर लीटर, और इसी को हम सिंपली कैपिटल M से भी लिख सकते हैं, तो बोथ आर द करेक्ट। जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना, न्यूमेरिकल में आपका जो आंसर आएगा मोलरिटी की फॉर्म में, तो यूनिट जरूर लिखेंगे, क्योंकि यूनिट के भी मार्क्स कटते हैं, क्लियर बच्चों, तो ध्यान रखेंगे बेटा, या तो सिंपल मोल पर लीटर लिख लो या सिंपल आप कैपिटल M लिखोगे तो दैट इज अंडरस्टूड, डन। तो ये हो गया बेटा टोटल अबाउट द मोलरिटी। आई होप आपको मोलरिटी का कॉन्सेप्ट बेटा और मोल फ्रैक्शन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये क्लियर हुआ होगा। आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए यस सर क्लियर हुआ या नहीं हुआ। इसके बावजूद भी आपका कोई भी बेटा क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपके डाउट का, आपके क्वेश्चन का जरूर आंसर दूंगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बेटा 2 पार्ट बचते हैं हमारे पास, एक है मोलालिटी, एक है नॉर्मलिटी, और थोड़ा सा भी सब फॉर्मेलिटी भी है। तो वो वाला पार्ट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा ये, तो वाला पार्ट और इन टॉपिक्स से जितने भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं ये बेटा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप लेक्चर नंबर 2 में आपको लाने वाला हूँ। तो आप तब तक चैनल पे बने रहिए, और आप चाहें कि टाइम से आपके पास वो वाला वीडियो बेटा आ जाए, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए बच्चों। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक कि आप सभी को गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।